नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे एग्ज़ाम पॉइंट में। तो आज दोस्तों हम जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो इकोनॉमिक्स का पेपर होता है, आज हम उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं, जो बार-बार रिपीट क्वेश्चन आते हैं, बार-बार पूछे जाते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, बार-बार वही पूछे उनको आज हम डिस्कस करेंगे, उनको समझाएँगे। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की परिभाषा तुलनात्मक विवेचना कीजिए। जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं, जो जानकार लोग हैं, उन्होंने अलग-अलग अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। तो हम देखते हैं एक-एक करके। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। उनके अनुसार अर्थशास्त्र यह अध्ययन कराता है कि देश धन कैसे कमाता है और कैसे खर्च करता है, जैसे किसी देश का व्यापार, उत्पादन और आय। लेकिन इस परिभाषा में मनुष्य को गौण माना गया, जिनकी आलोचना की गई। मतलब ये बता रहा है कि एडम स्मिथ हैं, उन्होंने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। मतलब जो अर्थशास्त्र है ये धन का विज्ञान। उनके साथ ये कहा देश के अंदर जैसे देश कैसे पैसा कमाता है, कैसे खर्च करता है, ये बताया उन्होंने। जैसे एक व्यक्ति किसी भी देश के अंदर धन व्यापार कैसे होता है, उत्पादन कैसे होता है, ये मतलब बताए कि देश जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है। देश के अंदर कैसे पैसा आता है, कैसे उत्पादन करता है, कैसे खर्च करता है, ये बताया गया इसमें। दूसरा है मार्शल ने कहा कि कल्याण का विज्ञान है। मतलब उनका क्या है, अर्थशास्त्र जो कल्याण का विज्ञान, मतलब ये है अर्थशास्त्र कल्याण का, जिससे मनुष्य का कल्याण होता है। वो पैसा कैसे कमाता है, कैसे खर्च करता है, जिससे मनुष्य का जीवन में यापन होता है। इसको समझो। मार्शल ने इसे कल्याण का विज्ञान का कहा। उनके अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के रोजमर्रा के जीवन का अध्ययन है, जैसे एक मजदूर कैसे कमाता है और कैसे खर्च करता है ताकि उसका कल्याण हो। यह परिभाषा धन से ज़्यादा इंसान पर केंद्रित है। मतलब ये कहा गया कि कल्याण का विज्ञान, अर्थशास्त्र को कल्याण का विज्ञान, मतलब आपके पास जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा है, तो पैसा किस लिए है? आपको खर्च कुछ लेने, कुछ मतलब जीवन यापन करने के लिए पैसा ज़रूरी होता है। तो इसी को समझकर उन्होंने कहा जो अर्थशास्त्र है वो जीवन का कल्याण, कि लोग इस पैसे से अपने जीवन का यापन करते हैं, उनका मतलब ये है। दूसरा देखते हैं, दुर्लभ का विज्ञान, दुर्लभता का विज्ञान। मतलब रॉबिन्स दुर्लभता पर जोर दिया। उनके अनुसार मनुष्य की जरूरत असीमित है, लेकिन साधन, पैसा, समय असीमित है। इसलिए हमें चुनाव करना पड़ता है, जैसे सीमित जेब खर्च में किताबें खरीदें, मोबाइल रिचार्ज कराएं, या परिभाषा सबसे वैज्ञानिक और आधुनिक मानी जाती है। मतलब ये परिभाषा इनका रॉबिन्स का जो है, ये परिभाषा जी वाला उन्होंने क्या कहा, ये इम्पोर्टेंट है। उन्हें कहा, देखिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको, कि उन्होंने कहा, रॉबिन्स ने कहा दुर्लभता जोर दिया गया। उनके अनुसार मनुष्य की जरूरत असीमित है, लेकिन साधन सीमित है। मतलब ये क्या है, मनुष्य जो है, मनुष्य की मतलब मनुष्य तो अनेक इच्छाएं होती कि मैं मोटरसाइकिल लूँ, कार लूँ, चारपहिया लूँ, अलग इच्छाएं अलग होती, पर उसके पास साधन जो है, संसाधन है, पैसा है, वो कम होता है। इसी पर वो बताते कि भाई संसाधन कम, पैसा कम है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि पैसा कहाँ खर्च करना है, कहाँ कहाँ खर्च करना है। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, आपके पास 100 रुपया, 100 रुपये में है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एक बुक ले लूँ। मान लीजिए 500 रुपये आपका, मान लीजिए आपके पास 500 रुपये, 500 रुपये में आप सोच रहे हैं कि मैं बुक ले लूँ, एक बुक लेना है। दूसरी बात, या मैं इसे कहीं खर्चा कर, किसी होटल में जाके खाना खा लूँ, किसी तरह हर खर्चा कर लूँ, है ना। तो ये से बता दें कि आपके पास संसाधन, पैसा कम है, इसको कहाँ खर्च करना है ये आप तय करेंगे, ये बताया हमें। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, आर्थिक समस्या की प्रकृति क्या है। आर्थिक समस्या की प्रकृति मतलब क्या, आर्थिक समस्या की प्रकृति मतलब आपके पास पैसा है, समस्याएं, कौन कौन समस्याएं आती हैं, देखिए इसको समझते। हर समाज
के सामने 3 बुनियादी आर्थिक समस्याएं आती हैं, क्योंकि साधन सीमित है। सही बात है, साधन सीमित है, जरूरतें असीमित है। मतलब मनुष्य के पास साधन तो सीमित है, बल्कि उनकी इच्छाएं बहुत होती हैं, है ना। जैसे आपके पास इच्छा है कि भाई पैसा हो तो हम अच्छी कार लें, अच्छी गाड़ी लें, नौकरी मिलने के बाद बहुत कुछ खर्च करना है, मतलब बहुत कुछ लेना है, शादी करना है, घर बनवाना, बड़ा खर्चा। तो उन्होंने कहा आर्थिक समस्या की प्रकृति को। मान लीजिए आपके पास जब पैसा नहीं होता है तो कौन कौन सी समस्याएं होती आप तक, आपके ऊपर वो बताएगा। मान लीजिए क्या पहला है, क्या उत्पादन करें। समाज को तय करना पड़ता है कि सीमित साधन से कौन सी वस्तुएं बनाई जाए, जैसे गेहूं उगाएं या कपड़ा बनाए। मतलब क्या बताए, समझ में आया। समाज को तय करना, आपको तय करना पड़ेगा भाई कौन सी वस्तु खरीदे, कौन सी वस्तु में क्या उत्पादन करें। मतलब संसाधनों पर सीमित, मतलब समाज को तय करना पड़ता है कि सीमित साधन से कौन सी वस्तुएं बनाए, जैसे गेहूं उगाएं या कपड़े पर। मान लीजिए आपके पास 1 लाख, मान ली 20,000 रुपये। 20,000 रुपये में आप चाहते हैं कि मैं एक फैक्ट्री खोल दूं, ये आप चाहते हैं, आपके पास खेत है तो आप खेती करके कुछ पैसा कमाए, पहले ये करना चाहते हो आप। 20,000 में कहाँ से फैक्ट्री खोल लेंगे। तो इसी वजह आपके पास साधन सीमित है, तो भाई आपको देखना पड़ेगा पैसा कहाँ खर्च करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं। दूसरा, कैसे उत्पादन करें। मतलब कैसे उत्पादन करें। आप कोई चीज़ है, किसी तकनीक से उत्पादन, मशीन से या मजदूरों से। जैसे एक फैक्ट्री हाथ से पकड़ बुनाएगी या मशीन से, यह लागत है और उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर कैसे उत्पादन करेंगे। मतलब आपके पास एग्जाम्पल दूसरा देखिए, इसमें बताया गया जैसे आप, जैसे खेत है आपका, खेत में आप धान रोपण, जैसे धान की खेती वेती होती, धान रोपण के लिए या तो मशीन से करवा दें या लोगों से लगवा दें, धान रोपण करवा दें। तो आपके पास साधन है, पैसा है, तो आप तुरंत मशीन से लगवाएंगे, खेत लगवाएंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोगों से लगवाएंगे। यही है कि कैसे उत्पादन करें, कि आप कम वस्तुओं में, सीमित वस्तु में कैसे पैसा खर्च करना चाहती है, बताएं। अगले, किसके लिए उत्पादन करें। मतलब किसके लिए उत्पादित वस्तु का बंटवारा किन लोगों में है, अमीर वर्ग के लिए या गरीब वर्ग के लिए। जैसे लग्जरी कार किसके लिए बनाई, सस्ती साइकिल किसके लिए। एग्जाम्पल, उत्पादित वस्तु का बंटवारा किन लोगों में है, अमीर वर्ग के लिए या गरीब वर्ग के लिए। मतलब ये भी है भाई, इसमें बताया गया देखो किसके लिए उत्पादन करें। आपके पास फिर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपये में आप एक, या तो भाई छोटा कोई रोजगार कर लें, छोटा रोजगार, कोई भी रोजगार कर ले, दुकान डाल लें, खर्चा चलाने के लिए दुकान, कोई छोटी मोटी दुकान रख लें। या 1 लाख रुपए लेके जाके तुम एक कोई कंपनी खोलो, जैसे मर्सिडीज की कंपनी खोलोगे, नहीं खुलेगी ना। तो यही है कि 1 लाख रुपये से अगर छोटा संसाधन करते हैं तो गरीब वस्तु खरीदेंगे, जबकि 1 लाख लेकर किसी कोई बड़ी कंपनी खोलते हैं तो खुलेगी नहीं और लोग जुड़ेंगे नहीं। यही है कि किसके लिए उत्पादन करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उपयोगिता, उपयोगिता विश्लेषण, सीमित उपयोगिता हासिल। इस नियम के, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उपयोगिता विश्लेषण, सीमित उपयोगिता हासिल नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इस नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की एक एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करता जाता है तो उससे मिलने वाली अतिरिक्त संतुष्टि सीमित घट जाती है। मतलब क्या है कि एक वस्तु, मतलब कोई वस्तु है, पहले एक वस्तु खरीदेंगे, मतलब एग्जाम्पल समझिए। इस नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की एक एक अतिरिक्त इकाई को उपभोग करता जाता है तो उससे उससे मिलने वाली अतिरिक्त संतुष्टि कम घट जाती है। मतलब आप भूखे हैं, एक एग्जाम्पल सुनिए,
ये इसका कहने का एक एग्जाम्पल, आपको भूख लगी बहुत तेज, आप सोचते मुझे एक रोटी मिल जाए तो मेरा पेट कुछ संतुष्टि मिलेगी मुझे। जब पहली रोटी खाएंगे तो आपको संतुष्टि बहुत अधिक मिलेगी, फिर दूसरी रोटी खाएंगे संतुष्टि कम होगी, हाँ रे मिल गई ये, क्योंकि संतुष्टि कम होगी क्योंकि पेट भरता जा रहा है। फिर अगला एक रोटी दे देंगे तो एकदम से संतुष्टि घटती चली। यही बता रहा कि जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे किसी वस्तु या किसी का उपभोग करता है तो धीरे धीरे उसकी संतुष्टि घट जाती है। यहीं पर देखो एग्जाम्पल देखो, उदाहरण के लिए अगर आप भूखे हैं और पहली रोटी खाते हैं तो रोटी की संतुष्टि कम हो जाती, दूसरी रोटी खाते हैं तो मिलने पर संतुष्टि कम हो जाती, तीसरी रोटी खाते हैं तो और संतुष्टि कम हो जाती, चौथी खाते हैं तो और संतुष्टि कम हो जाती। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और, मान लीजिए आपके घर में गरीबी है, पैसा उतना नहीं है, मोटरसाइकिल, आपने एक मोटरसाइकिल ले ली, कोई भी छोटी मोटी होंडा, जैसे होंडा ले लिया गाड़ी, मोटरसाइकिल तुमने ले लिया मोटरसाइकिल होंडा। पहली जब गाड़ी लिया तो बहुत संतुष्टि मिली कि मेरे पास एक गाड़ी आ गई है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली मान ली एक गाड़ी आ गई, संतुष्टि हुई। फिर कोई अगर आपको, मान लीजिए पहली गाड़ी आपने लिया, आपके पास संसाधन नहीं था, आपने गाड़ी लिया, आपको अधिक संतुष्टि मिली कि भाई मेरे पास गाड़ी आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं। फिर आप सेम गाड़ी दूसरी बार ले लेते हैं वही, तो यार संतुष्टि घटेगी नहीं। पहली जितनी आपको लालसा थी कि ये गाड़ी ले लूँ, तो लेने के बाद अधिक खुशी मिली, अधिक संतुष्टि मिली। फिर दूसरी जब गाड़ी लेंगे संतुष्टि कम होगी, फिर उसी प्रकार आगे तीसरी बार वही गाड़ी ले लेते तो एकदम संतुष्टि कम। आप सोचेंगे कि भाई दूसरी गाड़ी ले लें, चेंज करें, है ना। उसी प्रकार जब एक वस्तु को बार बार मान लीजिए उपभोग करते चले जाते हैं, आपकी संतुष्टि कम हो जाती है। वही ये बताया गया इसमें, पूरे में यही बताया गया इसमें, समझ गए। इसको समझना, फिर से देखना। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। यह नियम अल्पकाल में लागू होता है जब एक साधन को बढ़ाया जाए और दूसरा साधन स्थिर रखा जाए। उदाहरण, एक किसान के पास 1 एकड़ खेत है। मान लीजिए इसमें बताया गया है कि यह नियम अल्पकाल में लागू होता है जब एक साधन को बढ़ाया जाए, दूसरा साधन सीमित रहे। मतलब एक एग्जांपल ये बताया कि आपके पास मान लीजिए 1 बीघा खेत है, 1 बीघा खेत है, पहले इसमें 2 लोग काम करते हैं तो भाई उत्पादन बढ़िया होता, उत्पादन बढ़ता है ना। उत्पादन बढ़ा, जब 2 लोग इसमें काम करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा। जब इसी खेत में हम लोगों ने 3-4 लगा दिया तो उत्पादन सीमित रहेगा, बढ़िया बढ़िया रहेगा, माइनस मेंटेन रखेगा। मान लीजिए जिसे हम 10-15 लोग 1 बीघा में लगा दिए तो यार उत्पादन तो कम हो गया ना। पहले 1 बीघा में 2 लोग थे काम कर रहे थे तो उत्पादन अच्छा खासा होता, उसी में हमने 10-15 लोगों को लगा दिया तो उत्पादन कम हो जाएगा। परिवर्तनशील अनुपात का नियम यही बताता है कि अगर एक मजदूर लगातार 2 उत्पादन करते हैं तो 2-3 मजदूर लगातार तेजी से बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है ना। लेकिन जब 8-10 छोटे खेत में काम करने लगते हैं, भीड़ की वजह से उत्पादन धीमे धीमे प्रतिफल घटने लगता है। और जब ज़्यादा मजदूर लगने लगते हैं तो भाई ऋणात्मक फल होता। यही है, जैसे 1 बीघा खेत है, 1 बीघा खेत में 2 लोग जब काम करते थे, इसकी मान लीजिए 1 बीघा खेत में 2 लोग काम कर रहे, इसमें मान लीजिए गेहूँ बो दिया, गेहूँ बोया, उसका लाभ हुआ, मान लीजिए उसको बेचा तो मान लीजिए कितना 15,000 मान लो कमाए, 15,000 2 लोगों के बीच में आया। इसी प्रकार जब इसी में हमने 8-10 लोगों कर दिया, उत्पादन तो सेम होगा, उत्पादन सेम हुआ, मतलब जो होने वाला लाभ है फिर 15,000 का बिका। अब 8-15 आया गया खेतों में तो भाई उनको लाभ कम हुआ, कम लोग थे तो अच्छा लाभ होता था। अब आगे बढ़ते, इस तरह यह नियम 3 अवस्था से गुजरता, बढ़ते पल पर, घटते पल पर, ऋणात्मक पल पर। देखते हैं कि स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील लाभ होता है। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन, पूर्ति का नियम और पूर्ति की लोच। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी टिक कर लिए भाई।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आएगा पेपर में, आप टिक कर लीजिए। पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ती है, और कीमत घटने पर पूर्ति घटती है। मतलब ये बता रहे कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ती है, और कीमत घटती है तो पूर्ति भी घटती है। जैसे टमाटर की कीमत बढ़ने पर किसान ज़्यादा टमाटर बेचेंगे ताकि ज़्यादा अनुपात मुनाफा हो। यही बात है। जब यही है कि जब एक चीज़ सब बाकी सामान रहती रहे, सप्लाई खूब हो रही है, कीमत टमाटर की बढ़ गई है, तो भाई उसकी सप्लाई और होगी। यही बताया। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, मान लीजिए टमाटर पहले 20 रुपये किलो है, अचानक 40 रुपये किलो हो गया। 40 रुपये जब किलो हो गया तो लोग और टमाटर बेचना है कि भाई लाभ ज़्यादा हो, है ना। उसी प्रकार ये क्या बताए, पूर्ति की लोच। इसमें पूर्ति की लोच ये बताती कि कीमत में बदलाव होने पर पूर्ति कितनी तेजी से बदलती है, और अगर कीमत में थोड़ा बदलाव होने पर पूर्ति बहुत ज़्यादा बदल जाए तो सिर्फ पूर्ति लोचदार कहते हैं। मतलब ये है कि जब फैलाई, जैसे ताजे फल सब्जी की पूर्ति जैसे रातों रात नहीं बढ़ाया जा सकता। यही बता रहा। अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। इसको हम सही से पढ़। अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। इसको देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा बाजार है जहां बहुत सारे खरीदार और विक्रेता होते हैं और कोई भी अकेला व्यक्ति कीमत को प्रभावित कर सकता है। मुख्य विशेषता मतलब क्या है कि जैसे आप बाजार में जाते हैं, सब्जी लेने मान लिए जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत लोग सामान बेचते हैं। वहाँ का कोई एक लोग भी मतलब एक भी व्यक्ति कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। खरीदार और विक्रेता बहुत होते हैं, अगर कोई भी अकेला व्यक्ति कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। देखिए बहुत सारे खरीदार विक्रेता, जैसे सब्जी मंडी में सैकड़ों किसान सब्जी बेचते हैं, है ना। समरूप वस्तु, सभी विक्रेताओं का माल एक जैसा होता है। ये समझ रहे हो? ये सारे खरीदार मतलब विक्रेता वहाँ होते हैं, जैसे सब्जी पर मंडी में जाते हैं तो बहुत लोग सामान बेचते हैं। अब सबका माल, सबका सब्जी मान लीजिए सभी विक्रेताओं का माल समान होता है। जैसे गेहूं की क्वालिटी लगभग सबकी बराबर होती है ना। उसी प्रकार मुक्त प्रवेश और निकाय, कोई भी नया विक्रेता बाजार में आ सकता है या जा सकता है, कोई भी रोक टोक नहीं। सही बात है, बाजार में कोई भी आ जा सकता है। संपूर्ण जानकारी, खरीदार विक्रेता दोनों की कीमत की पूरी जानकारी होती है। सही बात। एक ही कीमत पूरे बाजार में वस्तु की कीमत जैसी होती है। सही। मान लीजिए वो एक बाजार है, गेहूँ कौन सी भी मंडी चले जाए, गेहूँ मंडी जा रहे हैं, सबका मान लीजिए रेट लगभग समान होता है, तो सबको खरीदने और बेचने वाले को पता होता है कि कितने में बेचना कितने में बेचना। इसी कहते पूर्ण प्रतियोगिता की, जिसका सिंपल से एकदम पूर्ण प्रतियोगिता की सिंपल सी परिभाषा ये है कि भाई आप किसी बाजार में जाते हैं, बहुत से लोग बेचने वाले, बहुत से लोग खरीदने वाले, बाकी सब उनके बीच में पता हो जाता है कितने का माल है कितने का माल नहीं है। कोई एक व्यक्ति भी बढ़ा के नहीं बेच सकता। ये बात। अगला क्वेश्चन है एकाधिकारिक प्रतियोगिता। ये भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख ले। एकाधिकारिक प्रतियोगिता, इसको देखते हैं। एकाधिकारिक प्रतियोगिता एक ऐसा बाजार जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों के गुण मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता जब भी पढ़ चुके कि कोई बाजार में एक व्यक्ति भी रेट को बढ़ा नहीं सकता, सबको पता हो। दूसरा, एकाधिकार दोनों के गुण मिश्रित पाए जाते हैं। इसमें कई विक्रेता होते हैं, लेकिन हर विक्रेता का माल थोड़ा अलग होता है। मतलब इसमें माल सबका अलग, उसमें सेम था माल, इसमें माल अलग हो गया। उदाहरण के लिए बाजार में कई कंपनियों के टूथपेस्ट मिलते हैं, कोलगेट, रिप्सोडेंट, क्लोजअप, ये सब टूथपेस्ट ही बेचते हैं, पर ब्रांड, पैकिंग, स्वाद और विज्ञापन में अंतर होता है। इसी वजह से हर कंपनियां अपने अपने ग्राहकों के लिए थोड़ा सा अलग कीमत रखती है। सही बात रखती हैं। मुख्य विशेषता, कई विक्रेता होते हैं, कई पूर्ण प्रतियोगिता जैसे अलग अलग
क्वालिटी अलग अलग के सामान होता है, तो उसके कई विक्रेता अलग अलग होते हैं, वो इसमें विभिन्नताएं भी होती हैं। विज्ञापन का बड़ा महत्व होता है। दूसरा, कीमत पर कुछ नियंत्रण रहता है पर पूरी तरह नहीं। कीमत पर कुछ नहीं, कुछ छूट भी देते हैं बाकी पूरी तरह नहीं। यह बाजार असल ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे रेस्टोरेंट, कपड़ा, साबुन आदि के बाजार। कई बात है, सही बात है। ये बाजार, जब हम बाजार में जाते हैं तो कपड़े लेने में अलग अलग दुकानें होती हैं, सबका ब्रांड अलग अलग होता है, महंगे होते हैं कोई कपड़े, अलग अलग सामान, तो इसी वजह रेट बढ़ जाता है। इसे कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। वहाँ प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन होता है दो तीन बाजारों के बीच। मान लीजिए कपड़ा एक बाजार में शोरूम में चले गए, बाहर गली में बेच रहा है, बाहर जाओ सबका रेट अलग है, वही इनके बीच कंपटीशन होता है। अब हम पढ़ते हैं दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में, जो बड़े लंबे चौड़े आते हैं उनको देखते हैं। मांग की कीमत लोच की परिभाषा करें। अभी देखा ना हमने, मांग की कीमत लोच को परिभाषित करें। मांग की कीमत लोच ये बताती कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में कितनी प्रतिशत परिवर्तन होता है। सरल शब्दों में यह मापती है कि कीमत बदलने पर लोग अपनी खरीदार कितना बदलते। मतलब यह कि मांग की कीमत लोच ये बताती कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन। मतलब क्या है भाई, मान लीजिए सोना, मान लीजिए पहले सोना, गोल्ड गोल्ड पहले कितना, मतलब कितना था, 98,000 का एक तोला, मतलब 10 ग्राम। पहले था सोना 98,000 का एक तोला, मतलब 10 ग्राम। उतनी समय ये माल था। हाँ देखिए, गोल्ड जैसे गोल्ड पहले क्या था, रेट कितना था गोल्ड का, 98, जो मान लीजिए कि 98,000 का एक तोला मिल रहा था। तो जब इसमें रेट में परिवर्तन हुआ भाई, 98,000 से मान लीजिए बड़ा महंगा चला गया, 1.5 लाख 2 लाख जो चला गया था सोना, तो उसके बाद जो मांग में परिवर्तन हुआ, इसे कहते हैं मांग की कीमत लोच परिवर्तन। कि कितने लोगों ने उसकी मांग में कितना परिवर्तन, कि कितना लोग, पहले 98 जब था तो बहुत लोग ले रहे थे। एक मान लीजिए, जब एग्जाम्पल सुनो, जब 98,000 में एक तोला मिल रहा तो मतलब 100 लोग ले रहे थे। जब यही 2 लाख 2.5 लाख में सोना पहुंच गया तो 100 लोग में 50%, मतलब 50 लोगों ने लिया, 50 लोग सोना लेने लगे। पहले जब 98 में था तो 100 लोग सोना से खरीदते थे। वही जब इसका रेट, सोने का, गोल्ड का रेट हो गया 2.5 लाख, तो इसका, इसमें जो अब जो लोग ले रहे हैं, लेने में जो मांग की परिवर्तन, जो ले रहे हैं मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो, तो मान लीजिए पहले 100 लोग ले रहे थे, तो अब जब महंगा हो गया तो 250 लोग लेने लगे। इसी कहते हैं, जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो उसमें लेने वाले लोग में कितने परिवर्तन, वही कह रहे हैं मांग की लोच में परिवर्तन। परिभाषा ये बता रहा। उदाहरण के लिए देख, अगर आइसक्रीम की कीमत 10% बढ़े और उसकी मांग 20% घट जाए तो इसे बहुत लोचदार कहते हैं। समझ गए ना। अगर आज की कीमत 10%, वही बताया ना अभी मैंने, कि पहले से 98,000 में, तो जब 2.5 लाख का हो गया तो कीमत बढ़ गई, घट गई ना, तो ये दूसरा एग्जाम्पल। लेकिन अगर नमक की कीमत 10% बढ़े और मांग सिर्फ 2 घट जाए तो मांग लोचदार से, क्योंकि नमक जरूरी हो, 2% घटे, नमक तो सभी को खाएंगे, बेलोचदार हो जाए। ये लोचदार भाई, कोई कीमत अचानक बढ़ी तो लोग कम लेने लगे। वही बेलोचदार, 10% नमक का रेट बढ़ गया तो भाई उसमें लेने वाले बहुत कम, मतलब पहले जो ज़्यादा हो रहा था तो थोड़ा कम लेंगे, वो इसी कहते बेलोचदार।